नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन ही मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागों के विभाग अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस दौरान सीएम ने शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के साथ साथ आम जनता से जुड़े मामलों का तनावपूर्वक, त्वरित और प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री साय ने बैठक में दो टूक कहा कि प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी कर्मचारी समय पर कार्यालय आए और पूरी मुस्तैदी से अपने दायित्व का निर्वहन करें। वहीं मुख्यमंत्री साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम सभी को टीम भावना के साथ काम करना होगा। तो वहीं मोदी सरकार की ओर से किसान हितैषी निर्णय लिए जाने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा और राज्य के किसानों ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया। अंग्रेजी नववर्ष के पहले दिन ही केंद्र की मोदी सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते डीएपी के दाम को नियंत्रित करने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया, जिससे डीएपी किसानों को पूर्ववत 1,350 रुपए प्रति बोरी मिलते रहेंगे। इससे डीएपी में सब्सिडी बढ़कर 69,850 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन बढ़ाकर 69,515 करोड़ रुपए किया। वह फसल बीमा में फसल आकलन के लिए नई तकनीक विकसित करने 825 करोड़ रुपए का कोष भी बनाया गया। साथ ही किसी भी प्रकार के खाद की कालाबाजारी करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने राज्य सरकार को कहा गया है। वर्ष के पहले दिन ही कैबिनेट बैठक कर नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार ने अनेक किसान हितैषी निर्णय लिए हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने डीएपी के बढ़ते दाम पर लगाम लगाने के लिए 3,850 करोड़ रुपए का बजट में अतिरिक्त प्रावधान किया है। इसके चलते डीएपी अभी भी देश के किसानों को 1,350 रुपए प्रति बैग में भी मिलेगा और इससे बढ़कर के अब डीएपी में सब्सिडी 69,850 करोड़ रुपए हो गया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यह भी राज्य सरकारों से अपील किया है कि डीएपी सहित किसी भी खाद की अगर राज्य में कालाबाजारी होती है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा का आवंटन भी बढ़ा करके 69,515 करोड़ कर दिया है। इसके अतिरिक्त फसल बीमा गणना के लिए और फसल आकलन के लिए एक नई तकनीक विकसित करने के लिए 815 करोड़ रुपया का एक अलग प्रावधान किया है। इससे नई तकनीक विकसित होगी और फसल बीमा गणना में एक पारदर्शिता आएगी, जो किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका सीधा लाभ देश के लघु एवं सीमांत किसानों को प्राप्त होगा, जिससे अधिकतम बीमा का लाभ छोटे किसानों को प्राप्त होगा। इस प्रकार अनेक निर्णय लेकर के मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए सदैव तैयार और तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के हम सभी कार्यकर्ता एवं किसान इस कार्य के लिए मोदी सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं एवं उनका आभार मानते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने कबीरधाम प्रवास के दौरान ग्राम तिवारी नवागाम में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने के लिए नए साल के पहले ही दिन फील्ड में उतरे और उन्होंने रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सडू में सिंगल विलेज जल प्रदान योजना का निरीक्षण किया। उन्होंने पानी की टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। मंत्री साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। इस दौरान मौके पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुल्ला और जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी मौजूद रहे।
तो देखिए खबर रायपुर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जो है वो फील्ड में उतरे और फील्ड में उतर के उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया और जल जीवन मिशन के कार्यों को दरअसल उन्होंने यहां पर निरीक्षण किया है। उन्होंने स्वयं फील्ड पर उतरकर सारी चीजों को उन्होंने देखा और सिंगल विलेज जल प्रदान योजना का दरअसल उप मुख्यमंत्री जो है निरीक्षण करते हुए यहां रायपुर पहुंचे और आपको ये भी जानकारी देते चले कि उन्होंने टंकी के जो पानी का भी निरीक्षण किया है और साथ ही साथ जल जीवन मिशन के कार्यों को उन्होंने गति देने के निर्देश भी दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए साल 2025 के शुभारंभ होते ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना का आयोजन किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के परिपालन में रायपुर यातायात पुलिस और अंतर विभागीय लीड एजेंसी ने 1 जनवरी 2025 को हेलमेट जन जागरूकता बाइक रैली के साथ 36वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना 2025 का शुभारंभ किया, जिससे न्यायमूर्ति अभय मनोहर सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी की ओर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस बाइक रैली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनुराग झा ने दोपहिया वाहन चलाकर आम नागरिकों को दोपहिया वाहन चलाने के लिए यानी वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के लिए प्रेरित किया गया। नए साल और नई सरकार में सरकार के कामों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिससे उन्होंने सबसे पहले प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी पर जो भरोसा किया है यानी कि जो भरोसा जताया है उसके बल पर उन वादों को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने बनाया है और हम ही संभालेंगे। छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। सरकार के कामों को पारदर्शी बनाने के लिए सिस्टम से हमारी सरकार जो है वो लगातार काम कर रही है। प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो आशीर्वाद दिया है, उसके बल पर उन संकल्पों को, उन वायदों को पूरी निष्ठा के साथ, संकल्प शक्ति के साथ उसे पूरा करने में हमारी सरकार लगी हुई है। जो वायदे, जो संकल्प हमने छत्तीसगढ़ की जनता से किया है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र पर योजना बनाकर काम कर रही है। चाहे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का मामला हो, सरकार के कामों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में ऑनलाइन सिस्टम से काम, नई औद्योगिक नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। माताओं और बहनों का सशक्तिकरण करके उनकी क्षमता का उपयोग प्रदेश के विकास में करना, प्रदेश के नौजवानों को, उनकी प्रतिभा को, उनके भविष्य को संवारने की दिशा में काम करना, किसान हमारा खुशहाल बने, समृद्ध बने और आधुनिक प्रणाली से खेती करके राज्य के विकास में योगदान करे, राज्य में अधोसंरचना का विकास हो, इसके लिए लगातार काम।
राज्य की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हो, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। तो जिन संकल्पों और वादों को लेकर हम जनता के बीच गए थे, उनको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार 2024 में उसकी आधार रचना रखी है और उसी को आगे बढ़ाने का काम, छत्तीसगढ़ को संवारने का काम हमारी सरकार करेगी। रायपुर में निकाय आयोग की बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से दिवंगत लोगों के परिवार नियुक्ति की मांग कर रहे थे। 353 पदों की घोषणा हमने की है, अप्रैल तक नियुक्ति की जाएगी। वहीं आज से सभी निकायों में अधिकारी प्रांतः भ्रमण के लिए निकलेंगे और मॉनिटरिंग भी करेंगे। उन्होंने कहा, जिनके योजनाओं के लिए पैसे की स्वीकृति हुई है, अटल परिसर हो या नालंदा, सभी में तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों से नगरीय निकाय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उनकी परेशानियों के निदान के लिए लगातार हमने कार्यवाही की और अंततः 353 पदों की स्वीकृति दी और अभी निर्देशित किया है कि 10 जनवरी तक ये अनुकंपा नियुक्ति के सारे काम पूरे कर लिए जाएं। 353 परिवार जो लंबे समय से प्रतीक्षारत थे अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उन परिवारों को निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी। नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्यों के लिए हमने राशि जारी की है। उन विकास कामों को धरातल पर ठीक प्रकार से लेकर आना, गुणवत्ता युक्त काम हो, समयबद्ध काम हो, ये सुनिश्चित करने के लिए कल की बैठक में निर्देश दिए हैं। और ये भी निर्देशित किया है कि आज से सभी निकायों में हमारे नगरीय निकाय के अधिकारी प्रातः भ्रमण पर निकलेंगे और नगर की विकास के कामों को, स्वच्छता के कामों का वो निरीक्षण और मॉनिटरिंग करेंगे। ये निर्देशित किया है। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सभी नगरीय निकायों में हमने अटल परिसर निर्माण के लिए राशि जारी की है। नगर निगमों को 50 लाख, नगर पालिका को 30 लाख, नगर पंचायतों को 20 लाख, वो ठीक प्रकार से बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के हिसाब से बने और उनका जो छत्तीसगढ़ के लिए योगदान है उसके हिसाब से बने, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अनेक स्थानों पर नालंदा के तर्ज पर लाइब्रेरी बनाने का हमने निर्णय लिया है। वो काम गुणवत्ता युक्त हो, समयबद्ध तरीके से वो पूरा हो। हमारे नौजवानों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मददगार साबित होने वाला है। तो वो समयबद्ध पूरा हो, ये सब निर्देशित किया है। पिछले कुछ सालों से नगरीय निकाय के दिवंगत कर्मचारियों के परिवार लगातार अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान हो रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उनकी परेशानियों के निदान के लिए लगातार हमने कार्यवाही। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबल प्रताप जूदेव की ओर से धर्मांतरण के खिलाफ रैली निकालने को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। आने वाले समय में धर्मांतरण को लेकर ठोस कदम उठाने वाली है। धर्मांतरण रोकने के लिए और मजबूत कानून बने इस पर काम भी लगातार कर रही है। सरकार राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए जो बातें हैं उनको लेकर लगातार इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश खुशहाल हो, समृद्ध हो और आने वाले समय में
जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है धर्मांतरण, उसको लेकर भी ठोस कदम हमारी सरकार उठाने वाली है और अभी कर भी रहे हैं। तो इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी के जिस तरह के हालात बने हुए हैं, खलबली मची हुई है। कांग्रेस पार्टी में और राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमने यही चीज देखी थी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और रायपुर दक्षिण के चुनाव में। जनता ने ये सबके सामने है। तो ये जो परिस्थितियों बनी हुई हैं, ये बताती हैं कि निकाय चुनाव और पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कि आज जिस प्रकार के हालात हुए हैं, खलबली मची हुई है कांग्रेस पार्टी में, ऊहापोह मचा हुआ है और राजनीति में अपने अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष चल रहा है। हमने यही चीजें देखी थी विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और रायपुर दक्षिण के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र किया था जनता ने, ये सबके सामने है। तो ये जो परिस्थितियां बनी है, ये बताता है कि निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होने वाला है। कोंडागांव में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी हेमवती नाग ने बीते दिन कलेक्टर कुलाण दुदावत से सौजन्य भेंट की। उल्लेखनीय है कि कोंडागांव की होनहार बेटी हेमवती को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। कलेक्टर दुदावत ने हेमवती को इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, मेहनत और लगन के बल पर आपको इस क्षेत्र में और भी ऊंचाइयों तक पहुंचना है। इसी तरह मेहनत करते हुए आगे बढ़ते रहें और जिले और राज्य का गौरव बढ़ाएं। कोंडागांव जिला मुख्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड अंतर्गत पुरान आरएनटी अस्पताल के पीछे श्री श्री शीतकालीन सार्वजनिक महाकाली पूजा समिति की ओर से 2.5 दिवसीय मां महाकाली पूजा का आयोजन किया गया। इस आयोजन की शुरुआत विधिवत कलश स्थापना के साथ हुई। श्री श्री शीतकालीन सार्वजनिक महाकाली पूजा समिति के सदस्य राज्य सरकार ने जानकारी दी कि मां महाकाली की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद पूरी रात श्रद्धालुओं की ओर से पूजा अर्चना संपन्न हुई। पूजा स्थल को भव्य तरीके से पूरी तरह से यानी अच्छे से सजाया गया और 2.5 दिन तक विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। समिति के अनुसार ये पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सामाजिक सद्भाव और एकता का प्रतीक भी है। नमः ओम नमः नमः ओम नमः। तो देखिए, श्री श्री शीतकालीन महाकाली पूजा का यहाँ शुभारंभ किया गया और जहाँ भक्त जो श्रद्धालु जो है यहाँ पर उनकी भीड़ जो है साफ दिखाई दी और महाकाली जी की यहाँ पर पूजा अर्चना की गई। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देश पर पुलिस की ओर से नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थों सहित प्रतिबंधित नशीली टैबलेट, सिरप और सूखे नशे के तस्करी, खरीदी, बिक्री, नियंत्रण और रोकथाम के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम का गठन किया गया। इसी कड़ी में पुलिस को सूचना मिली कि तोलीबांधा क्षेत्रागत शताब्दी नगर शमशान घाट के बाउंड्री के पास एक महिला अपने पास गांजा रखे हुए है, जिसके आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। महिला के कब्जे से 3 किलो 195 ग्राम गांजा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चलिए अब रायपुर की बात कर लेते हैं। रायपुर में नकली पुलिस बनकर अवैध वसूली करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जानकारी देते हुए रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने बताया कि
आरंग थाना के अंतर्गत ढाबे के पास ये आरोपी एसआरओ की ओर से पहने जाने वाले नीली सफारी वर्दी और स्कॉर्पियो जिसमें सायरन लगा हुआ है उसका उपयोग कर आने जाने वाले लोगों से वसूली करने लगे और इसके बाद इन आरोपियों को पुलिस ने कब्जे में लिया और न्यायिक रिमांड में भेज दिया है और इस पूरे मामले में पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके द्वारा एक कार्रवाई की गई है। पुलिस में वीआईपी सुरक्षा के लिए पायलटिंग या फिर फॉलो गाड़ी के रूप में कई बार वाहन अधिग्रहित किए जाते हैं। उस वाहन अधिग्रहण करते हैं तो चलने के लिए उसको लाइट या फिर सायरन उपलब्ध कराए जाते हैं, पुलिस की पट्टी भी लगाया जाता है। ऐसे ही एक घटनाक्रम 2 दिन पहले की हुई है, 30/12 की घटना है। एक वाहन जो पुलिस लाइन से वीआईपी प्रोटेक्शन के लिए गया हुआ था, ड्यूटी करने के उपरांत उसके द्वारा उस गाड़ी से बिना बत्ती हटाए, बिना पुलिस का तख्ती हटाए हुए यहां से जाकर के आरंग क्षेत्र में एक जगह रुक करके उसमें 3 व्यक्ति, जिसमें से एक के द्वारा पुलिस का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, अपने आप को पुलिस का कर्मचारी बताते हुए आने जाने वाली जो गाड़ियां हैं उनसे पैसे उगाहे का काम कर रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना आरंग में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और पता तलाश विवेचना करने के उपरांत में एक स्कॉर्पियो गाड़ी CG04 7043 और उसका चालक भागवत वैष्णव, उसका एक साथी प्रदीप चंद्राकर और एक अन्य निखिल कुमार, इस प्रकार से 3 आरोपियों को पूर्व का धारा था 171 और 384 आईपीसी, वर्तमान में 305(2) और 205 BNS के तहत में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। इसको बताना यह आवश्यक है कि अगर इस प्रकार ड्राइवरों के ऊपर उनके मालिक का नियंत्रण न रहा या फिर इस प्रकार के भविष्य में किसी द्वारा किया जाता है तो उसके मालिक के विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में वीआईपी गाड़ी का उपयोग करने पर उसके विरुद्ध में कठोर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में महंगे वाहनों को किराए पर लेकर दूसरों को बेचकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी जगमोहन सिंह मसराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्रांतीय के साथ साथ अन्य लोगों से भी वाहन किराए पर लेकर घटना को अंजाम दिया। एंटी क्राइम और साइबर यूनिट और थाना सिविल लाइन की ये पूरी कार्रवाई है। आरोपी और अन्य लोगों से 23 4 पहिया वाहनों को जब्त किया गया और जब्त मशरूका की कुल कीमत 2 करोड़ 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक आरोपी जगमोहन सिंह मसराम, पिता नारायण सिंह मसराम, मूल निवासी भाटापारा जिला बलौदा बाजार का है। वर्तमान में यहाँ गोरिया खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवासरत था। इसके विरुद्ध में प्रार्थी के द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था प्रार्थी त्रिलोक साहू के द्वारा कि उसकी जो बोलेरो वाहन है उसको किराए पर लेकर 25,000 रुपये किराए पर लेकर के प्रति माह 25,000 रुपये दूंगा, यह कहते हुए उससे किराए पर लिया था। पूर्व में 25,000 रुपये के बदले पहले महीने में 15,000 रुपये दिया। बाद में इसके द्वारा किराया न देते हुए अपने आप को टालम टोल करता रहा और जब प्रार्थी के द्वारा अपनी गाड़ी को दिखाने या मांगने की बात की गई तो उस अंततः अपने उससे संपर्क विच्छेद कर दिया गया। प्रार्थी इसके आधार पर पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने आया, जिस पर सिविल लाइन थाना में धारा 318(4) और 316 BNS के तहत में अपराध पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पता तलाश किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी से जब पूछताछ की गई तो इसके द्वारा दरपरत कई ऐसे अपराधों की स्वीकारोक्ति की गई, जिस पर अब तक 23 4 पहिया वाहन इसके कब्जे से जब्त किए गए हैं। इसका मोडस ये था कि लोगों से
किराए के रूप में वाहन अपने पास चलाने के लिए लेता था। 1 या 2 महीने का किराया इसके द्वारा दिया जाता था। बाद में उस वाहन को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया जाता था या फिर उसका गिरवी रख दिया जाता था और उससे मोटी रकम लेकर के अपने। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लोग खाते पीते तो बहुत है, फिर भी उनकी सेहत